उन्होंने वक्फ अधिनियम एक्ट 1995 में एक बड़ा बदलाव करते हुए वक्फ बोर्ड को भूमि अधिग्रहण का असीमित अधिकार दिया, जिसके तहत देश में वक्फ बोर्ड को काफ़ी प्रोत्साहन मिला। आज आंकड़ों की बात करें तो इंडियन आर्मी और इंडियन रेलवेज के बाद देश में सबसे ज़्यादा ज़मीन। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत खास होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम एक ऐसी टॉपिक को कवर करने वाले हैं जिसकी चर्चाएं देश भर में आम है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं वक्फ अमेंडमेंट 2024 के बारे में। ये क्या है और सरकार की इस बिल को लाने के पीछे क्या मंशा है, और भी बहुत कुछ जानेंगे आज की इस वीडियो में। चलिए बिना किसी टाइम को वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आदाब दोस्तों, मैं रेहान सिद्दीकी। बिफोर डाइविंग इनटू वक्फ अमेंडमेंट 2024, उससे पहले ये जान लेते हैं कि वक्फ क्या है, वक्फ का शाब्दिक अर्थ क्या है और भारत में वक्फ बोर्ड का गठन कब हुआ। तो चलिए जानते हैं वो सब कुछ। हमने अक्सर देखा है हर धर्म में धार्मिक या फिर चैरिटेबल पर्पस के लिए ट्रस्ट बनाए जाते हैं, जिसके तहत देश भर में अनेकों नेक काम होते हैं। फिर चाहे वो किसी गरीब की शादी करना हो, किसी भूखे को खाना खिलाना हो या किसी बेसहारा का घर बनाना हो, ऐसे तमाम नेक काम देश के अंदर इन ट्रस्टों के द्वारा अंजाम दिए जाते हैं। ठीक इसी तरह इस्लाम धर्म में वक्फ का कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले ये जानते हैं दोस्तों कि इस वक्फ का शाब्दिक अर्थ क्या है। वक्फ एक उर्दू डिक्शनरी से लिया गया शब्द है जिसके माने हैं अल्लाह के नाम पर। यानी कि जब कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति को खुदा के नाम पर दान कर देता है तो ऐसी संपत्ति को हम वक्फ की संपत्ति कहते हैं। एक बार वक्फ कर दी गई संपत्ति गैर हस्तांतरित यानी नॉन ट्रांसफरेबल होती है। फिर उस संपत्ति को दोबारा किसी दूसरे के नाम पर ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। अपनी चल या अचल संपत्ति को वक्फ करने के लिए व्यक्ति का मुस्लिम समुदाय से होना आवश्यक नहीं है, बल्कि एक हिंदू समुदाय का व्यक्ति भी अपनी संपत्ति को वक्फ कर सकता है। अब चलिए दोस्तों जानते हैं कि इस्लाम में वक्फ का कॉन्सेप्ट किस तरह आया। तो दोस्तों, इस्लाम धर्म की पवित्र किताब कुरान में अल्लाह फरमाता है कि तुम में से तब तक वो कामिल मोमिन नहीं हो सकता जब तक वो अपनी पसंदीदा चीज़ मेरी राह में खर्च न करे और मेरे लोगों के लिए दान न दे। और यहीं से शुरुआत होती है वक्फ की। मदीना शहर में एक मुखैरिक नाम का यहूदी शख्स रहता था जिसने अपने खजूर के बाग को प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम वसीयत कर दी, इस उद्देश्य के साथ कि शहर वाले अपनी भूख को इन खजूरों से मिटा सकें और बची हुई खजूरों को बेचकर उन पैसों से लोगों का भला किया जा सके, नेक कामों में लगाया जा सके। उसके बाद एक वाकया और रोशनी में आता है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अपनी ज़मीनों को वक्फ कर दिया। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि भारत में वक्फ की शुरुआत कैसे हुई और किसके पीरियड में हुई। तो भारत में वक्फ की शुरुआत दिल्ली सल्तनत के वक्त हुई, जब दिल्ली सल्तनत के सुल्तान मुइजुद्दीन सैम गौहर ने जामा मस्जिद ऑफ मुल्तान बनाने के लिए आसपास के 2 गांवों की ज़मीनों को वक्फ कर दिया और वहां जामा मस्जिद ऑफ मुल्तान बनाई गई। और ये सिलसिला उनके बाद तकरीबन दर्जनों मुगलों और शहंशाहों तक चलता रहा। उनके बाद कई शहंशाह ऐसे गुजरे जिन्होंने अपनी पूरी संपत्ति को वक्फ कर दिया और नेक कामों में दान कर दिया। और यहीं से शुरुआत होती है भारत में वक्फ की। लेकिन दोस्तों, भारत पर जब अंग्रेजों का कब्जा हुआ तो उनकी एक काउंसिल, प्रीवी काउंसिल ने वक्फ को इलीगल घोषित कर दिया। फिर बाद में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ही एक कानून पारित कर इसे लीगल करार दिया। अब चलिए दोस्तों जानते हैं कि देश में वक्फ बोर्ड का गठन किस तरह हुआ। वक्फ अधिनियम एक्ट 1994। भारत में वक्फ बोर्ड का गठन वक्फ अधिनियम एक्ट 1994 के तहत हुआ, जिसका उद्देश्य देश भर में फैली तमाम वक्फ की संपत्तियों का संरक्षण था। बाद में सरकार ने राज्य स्तर पर भी वक्फ बोर्ड के गठन का प्रस्ताव रखा और राज्य स्तर पर वक्फ बोर्ड का गठन हुआ। आज बात करें भारत देश में तो तकरीबन 32 राज्य स्तर पर वक्फ बोर्ड काम करते हैं, जिनका काम देश में फैली वक्फ बोर्ड की ज़मीनों का संरक्षण है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और बात करते हैं वर्ष 1995 की, जब देश के प्रधानमंत्री पी.वी. नरसिम्हा
राव बने, उन्होंने वक्फ अधिनियम एक्ट 1995 में एक बड़ा बदलाव करते हुए वक्फ बोर्ड को भूमि अधिग्रहण का असीमित अधिकार दिया, जिसके तहत देश में वक्फ बोर्ड को काफी प्रोत्साहन मिला। आज आंकड़ों की बात करें तो इंडियन आर्मी और इंडियन रेलवेज के बाद देश में सबसे ज्यादा जमीनें वक्फ बोर्ड के नाम दर्ज हैं, जो तकरीबन 9 लाख एकड़ बताई जाती हैं। और उनकी सरकार ने वक्फ बोर्ड से संबंधित सभी क्रियाकलापों की जिम्मेदारी भी वक्फ बोर्ड को सौंप दी और इस तरह देश के अंदर वक्फ बोर्ड का गठन हुआ। अब मूव करते हैं अपनी मेन टॉपिक के ऊपर, जो है वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024। केंद्रीय सरकार ने वक्फ अधिनियम एक्ट 1995 में एक बड़ा बदलाव करने हेतु संसद के समक्ष एक विधेयक पेश किया, जिसमें कई महत्वपूर्ण बिंदु शामिल हैं। लेकिन उसमें जो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु शामिल है वो ये है कि सरकार ने वक्फ बोर्ड का नाम बदलकर यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एंड इफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट एक्ट रखने का प्रस्ताव दिया, जिसके बाद सदन में काफी चर्चाएं हुई। बिल को पेश करते हुए केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री किरण कुमार रिजिजू ने संबोधित किया कि ये बिल महिला सशक्तिकरण और बराबर के अधिकारों का बिल है, जिस पर विपक्षी नेताओं ने उन्हें घेरा। कांग्रेस, समाजवादी समेत अन्य विपक्षी दलों के नेताओं ने इस बिल को संविधान विरोधी बिल का नाम दिया, जिस पर जवाब देते हुए केंद्रीय मंत्री किरण कुमार ने ये कहा कि ये बिल किसी भी तरह से संविधान के किसी भी प्रोविजन का उल्लंघन नहीं करती है, बल्कि ये बिल महिला सशक्तिकरण और समानता का बिल है और ना ही ये बिल किसी के अधिकारों को छीनने की बात करती है और ना ही ये किसी समुदाय विशेष के खिलाफ है, बल्कि इस बिल का मकसद और उद्देश्य ही महिला सशक्तिकरण और बराबरी का अधिकार है। बिल को पेश करते हुए सदन में काफी चर्चाएं हुई, जिसके पश्चात बिल को जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को सौंप दिया गया। आगे क्या फैसला आता है वो सब हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले इस बिल में पेश वो सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को जानते हैं जो सरकार वक्फ बोर्ड में बदलाव करने के लिए इस बिल में पेश की है। तो चलिए जानते हैं एक एक करके वो सारे महत्वपूर्ण बिंदु। सबसे पहला जो महत्वपूर्ण बिंदु इस बिल में शामिल है वो ये है दोस्तों कि केंद्रीय वक्फ परिषद और राज्य वक्फ बोर्ड का गठन हो, जिसमें मुस्लिम महिलाओं और नॉन मुस्लिम का प्रतिनिधित्व हो। केंद्रीय वक्फ परिषद और राज्य वक्फ बोर्ड का गठन हो, जिसमें नॉन मुस्लिम और मुस्लिम महिलाओं का प्रतिनिधित्व हो। इससे पहले वक्फ बोर्ड में ऐसा कोई प्रोविजन या प्रावधान नहीं था जहां नॉन मुस्लिम और महिलाओं का प्रतिनिधित्व हो, और सरकार उससे बदलकर इस पॉइंट को वक्फ बोर्ड में शामिल करना चाहती है। दूसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु इस बिल में शामिल है वो ये है दोस्तों, सभी राज्य वक्फ बोर्ड और केंद्रीय वक्फ परिषद में दो दो महिलाओं की नियुक्ति अनिवार्य होगी। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि वक्फ बोर्ड में ना तो किसी नॉन मुस्लिम और महिला का प्रतिनिधित्व इससे पहले इस विधेयक से पहले नहीं था, लेकिन इस विधेयक और इस बिल के जरिए सरकार केंद्रीय वक्फ परिषद और राज्य वक्फ बोर्ड में दो दो महिलाओं की नियुक्ति को अनिवार्य करार देने की बात कही है। तीसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु इस बिल में शामिल है वो ये है दोस्तों कि जिला कलेक्टर को इस बात का पूरा अधिकार हो कि वो तय कर सके कि कोई प्रॉपर्टी वक्फ की है या नहीं। और चौथा जो महत्वपूर्ण बिंदु इस बिल में शामिल है वो ये है दोस्तों कि जिला कलेक्टर के कार्यालय पर वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टीज का पंजीकृत होना अनिवार्य है, जो इससे पहले वक्फ बोर्ड के किसी भी प्रोविजन में नहीं था। इस बिल में जो मेरी समझ से सबसे महत्वपूर्ण बदलाव केंद्र सरकार वक्फ बोर्ड में लाना चाहती है वो ये है दोस्तों कि अधिनियम लागू होने से पहले या बाद में वक्फ संपत्ति के रूप में पहचानी गई सरकारी संपत्तियों को वक्फ की संपत्ति नहीं माना जाएगा। और जो आखिरी सबसे महत्वपूर्ण बिंदु इस बिल में शामिल है वो ये है कि बोहरा और आगा खान समुदाय के लोगों के लिए अलग वक्फ बोर्ड का गठन हो। जैसा कि हम सब जानते हैं दोस्तों, भारत एक लोकतांत्रिक देश है जिसमें अनेकों जाति के लोग, अनेकों समुदाय के लोग बसते हैं। ठीक उसी तरह देश के अंदर बोहरा और आगा खान समुदाय के लोग भी बसते हैं और उन समुदायों के लिए इस बिल में अलग से वक्फ बोर्ड बनाने का प्रावधान रखा गया। ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे जो मैंने ब्रीफली आपके सामने पेश किया।
बहुत सारे महत्वपूर्ण बिंदु इस बिल में शामिल हैं जो एक वीडियो में नहीं कवर किया जा सकता। उसके लिए अगर आप कहेंगे तो मैं डेडिकेटेड वीडियो उस पर, उन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर जरूर लेके आऊंगा। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अब दोस्तों बारी है आपकी। सरकार द्वारा लाई जा रही इस बिल पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। क्या इस बिल को पास होना चाहिए या नहीं? आप अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। अगली वीडियो किस टॉपिक पर होनी चाहिए उसको भी कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें। आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय। लेकिन रुकिए दोस्तों, ऐसी महत्वपूर्ण वीडियो लाने के लिए काफी मेहनत और मशक्कत लगती है हम जैसे क्रिएटर को। तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।